तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। इसमें हम लोग क्या जानने वाले हैं, इसमें हम लोग जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ वर्क, यानी वर्क के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, हर एक चीज का टाइप होता है, तो इसमें वर्क का भी टाइप होगा। टाइप में पहला जो टाइप है वो है आपका पॉजिटिव वर्क। पहला जो टाइप है वो क्या है, पॉजिटिव वर्क। दूसरा जो टाइप है वो है आपका निगेटिव वर्क एंड थर्ड टाइप इज जीरो वर्क। तो ये 3 टाइप्स होते हैं किसके, वर्क के। आपसे सवाल पूछेगा वर्क के कितने टाइप, तो कितने टाइप, 3 टाइप्स। ठीक है, कौन कौन, पहला है पॉजिटिव, दूसरा क्या है निगेटिव, और तीसरा क्या है जीरो वर्क। ठीक है, अब बारी बारी से जानते हैं कि ये सभी जो वर्क है वो किस तरीके से हमारे जीवन में आते हैं। ठीक है ना, हमारे जीवन में एग्जाम्पल्स कुछ कुछ ले लेंगे उसका। तो सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं पॉजिटिव वर्क। ठीक है, पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कब होगा जनरली, तो पॉजिटिव वर्क में 2 केस होता है। दोनों केसेस मैं आपको बताता हूं कि कब कब माना जाता है कि पॉजिटिव केस हुआ है। तो केस नंबर 1 हम लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फोर्स अप्लाइड हुआ है, ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है, ये शुरुआत में बताया जा चुका है ना। अगर इन दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है, अगर इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो समझ लीजिए कि पॉजिटिव वर्क हुआ है। सिंपल। ये तो लेकिन सिर्फ बोलने की बात हो गई ना, मैंने बोल दिया कि ऐसा होता है, प्रूफ भी तो चाहिए इसका। तो चलिए प्रूफ भी पता कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर एक गाड़ी है। ठीक है, यहां पे एक गाड़ी है कुछ इस तरीके से। ठीक है, कोई भी गाड़ी हो सकती है। इस गाड़ी को हम क्या कर रहे हैं, पीछे से धक्का दे रहे हैं, ऐसे इधर से धक्का दे रहे हैं पीछे से। और ये गाड़ी का जो मूवमेंट है वो किधर हो रहा है, इसी डायरेक्शन में होगा। इधर से धक्का हो रहा है तो इधर से इधर ही होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहां पर आपका जो वर्क कहलाएगा वो कहलाएगा पॉजिटिव वर्क। ठीक है, अब बोलेगा सर आपने तो भी बोला है प्रमाण देने के लिए, तो मैं प्रमाण दे के बताना पड़ेगा। तो अब ध्यान से इसको देखिएगा, थोड़ा मैथ्स लगाना पड़ेगा। मेरा जो डायरेक्शन है मोशन का वो किधर है, इधर से इधर, और इसी डायरेक्शन में, मतलब इसी पर अगर हम ऐसा एरो लगा दे और फोर्स का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों देखिए एक दूसरे को ओवरलैप कर ले रहा है। ठीक है, आई बात समझ में, ये भी इधर ये भी इधर। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, तो आपने एक एंगल पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं हम लोग जीरो एंगल। जीरो एंगल भी होता है प्रकार में, है ना। जैसे यहाँ पे एक ऐसे है और इसी पे एक और लाइन ऐसे आ गया, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल हुआ, ये एंगल क्या हुआ, जीरो हुआ, क्योंकि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए हैं। तो स्लोप बनेगा ही नहीं, तो एकदम जीरो स्लोप है तो जीरो एंगल। बिकॉज स्लोप का मेजरमेंट ही होता है, जो ढलाव होता है ना, वो ढलाव ही एंगल होता है। तो यहाँ पे तो ढलाव है ही नहीं, तो जीरो एंगल हो जाएगा। बोलिए ना यस और नॉट। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि जीरो एंगल यहाँ पर है। ठीक है, अब बोलेगा हाँ सर यहाँ तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर इस वाले केस में जब हम वर्क डन निकालेंगे, तो वर्क डन का फॉर्मूला जो हमने एक सीखा था, क्या सीखा था, एफ एस कॉस थीटा सीखा था। बिल्कुल सीखा था सर, आपने सही कहा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एफ कुछ ना कुछ लगाया होगा। मान लीजिए हमने 5 न्यूटन लगाया, पीछे से बल हमने 5 न्यूटन का लगाया, तो हमने यहाँ पे 5 पुट कर लिया। डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच गया और डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ 10 मीटर, तो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वहाँ पे हमने 10 मीटर लिख लिया। चलिए यहाँ तक सही है। कॉस के जगह पे हम कॉस लिखेंगे और थीटा कितना है ये बताइए। तो आप साफ साफ दिख रहा है ना, ओवरलैप कर ले रहा है। यानी ये वाला जो एंगल, ये वाला जो साइड होता है, इसको बेस बोला जाता है। और यहाँ पे अगर ऐसा एंगल हो, ऐसे अगर साइड एक और हो या रे हो, तो यहाँ पे ये कुछ ना कुछ एंगल होता है। बट ये रे अगर यहाँ पे आ जाएगा तो छोटा हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो छोटा होगा, और अगर इसी पर आ गया तो क्या हो जाता है, जीरो एंगल हो जाता है। यानी कितना डिग्री बन रहा है, cos 0 बन रहा है। तो 5 10 जा कितना होगा, 50। और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, अगर आप ध्यान से देखें है वीडियो को तो आपको पता होगा cos 0 का वैल्यू 0 होता है। ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। cos 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, आप चेकआउट कर लो एक बार, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 लिखा हमने और ये क्या हो जाएगा आपका 50।
यानी एक तरह से जो हमने शुरुआत में फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वही लग गया ना, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू कॉस जीरो में हम अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में अगर 50 से गुना करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कॉस थीटा मतलब यहाँ पे 1 है ना, और 1 कोई प्रभाव नहीं डालेगा, यानी जो ओरिजिनल फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था पहले वही वाला है। बट यहाँ पे न्यूमेरिकली वेरीफाई हुआ, क्या वेरीफाई हुआ कि जो वैल्यू मेरा आ रहा है वो प्लस में आ रहा है ना, और वैल्यू जो प्लस में है तो उसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क। क्या बोलते हैं बच्चों, पॉजिटिव वर्क। आई बात समझ में। तो पॉजिटिव वर्क में एक केस ये होता है, बोलेगा सर एक और है केस जिसमें पॉजिटिव वर्क होता है, बिल्कुल, तो हाँ बिल्कुल एक और है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर है पॉजिटिव वर्क का केस नंबर 2। क्या होता है भाई, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक गाड़ी है और एक गाड़ी कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना, कैसा भी बना दो, ठीक है, गाड़ी इधर मूव कर रही है, मोशन उसका हो रहा है ग्राउंड पे, सरफेस पे हो रहा है, तो ये हो गया, और इसको कोई रस्सी लगा करके इधर खींच रहा है, खिलौने वाली कार है, ठीक है, उसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो आप साफ साफ देखोगे, ये आपने देखा भी है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, एंगल बन जाएगा, ये एंगल होगा, ये हो गया फोर्स जो आपने लगाया था, फोर्स, और ये क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वाला वैल्यू, या ऑलरेडी आप जानते हैं ऐसा, ठीक है। फोर्स किधर लगाते हो, ऊपर की तरफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर होता है, पैरेलल होता है अर्थ के, आप साफ साफ पता होगा आपको। लेकिन इस सिचुएशन में भी वर्क जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब इसके बाद एक और तथ्य इसमें आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे जो थीटा होगा, ये थीटा आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री इतना ही जानना है 9 क्लास में, यानी जो भी क्वेश्चन आपको आएगा न्यूमेरिकल वो इन्हीं 3 एंगल्स पे आएगा, 30, 45 एंड 60 पे आएगा, ठीक है। कोई एक लेकर के मैं बता दूंगा आपको, बट आप ध्यान देना, हर एक आपको काम आ सकता है वैल्यू, और कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी पर बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम वर्क डन निकालें इस वाले केस में, तो वर्क डन बराबर क्या होगा, फिर से होगा क्या, एफ एस कॉस थीटा, बोलोगे हाँ सर एफ एस कॉस थीटा होगा, ठीक है। एफ जो होगा वो आप यहाँ पर फिर से 5 न्यूटन ले लो, डिस्प्लेसमेंट आप ले लो 5 मीटर, तो यहाँ पे 5 और 5 कितना हो जाएगा, 25 हो गया, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब कॉस थीटा का वैल्यू दिया रहेगा सवाल में, तो कॉस लिखेंगे हम, और थीटा के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 30 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 45, और क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री लिख सकते हैं। ये तीनों संभावनाएं बनेंगी एग्जाम में, या ऐसे न्यूमेरिकल सवाल में आपको आएगा। अब आगे क्या करेंगे बच्चों कि 25 है, 25 हमने लिखा, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है ये आपको पता करना होगा। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। तो एक तो हमने cos 30 लिया, हो सकता है कि cos 45 हो, तो cos 45 कितना होता है ये आपको पता करना पड़ेगा। cos 45 कितना होता है, 1/√2, cos 45 1/√2 होगा, मुझे जहाँ तक पता है, आपको ही पता होगा। उसके बाद cos 60 कितना होगा, तो cos 60 कितना होगा 1/2, ठीक है। ये तो ये 3 संभावनाएं हैं कि ये तो फिक्स रहेगा ना, एफ एस रहेगा, कुछ ना कुछ दिया हुआ हो, कुछ भी दिया हुआ हो, यूनिट में सिर्फ रहना चाहिए, वो हम पुट करेंगे। cos रहेगा, एंगल जो दिया रहेगा वो 30, 45, 60 में से कोई एक रहेगा, तो हमने तीनों ले लिया है ना, ये तो 25 कॉमन ले लिया है, बाकी तीनों में हमने एंगल्स को बदल दिया है। अब मैंने तीनों को क्यों लिया है मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनना, सिर्फ बहुत ही काम आने वाला है। 25 के जगह पे देखो हमने यहाँ पे 25 रखा, और जहाँ पे √3 था वहाँ पे हमने रखा 1.372, और नीचे हमने रखा 2। बोलोगे सर 1.372 क्या है, तो ये √3 का वैल्यू है, ये आपको पता होगा, ठीक है। √3 का वैल्यू 1.372 ही होता है, तो वो मैंने वहाँ पे पुट कर लिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाओगे तो ये हो जाएगा 25, और इन बटा में आ जाएगा, बिकॉज 1 से गुना होगा 25 है तो 25 होगा। √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414 ऐसे कुछ, ठीक है। और ये तो कट के आ जाएगा कितना बतलाइए 12.5, क्योंकि 2 से 25 में डिवाइड करोगे तो इतना ही आने वाला है। तो इसका तो आंसर आ गया, इसका आंसर कुछ ना कुछ आने वाला है, ठीक है।
जो भी वैल्यू आएगा वो हम देखेंगे। तत्काल यहाँ पे आ जाते हैं इस वाले सिचुएशन पे। अगर हम 25 में 1.372 से गुना करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, है ना, तो ये वैल्यू जो होगा वो आपका 25 से कम आएगा। बोलोगे सर मतलब थोड़ा मुझे तो मेरे को समझाइए कैसे कम आएगा। मैं फिर से कुछ मैथ्स का बताता हूँ बेसिक चीज़। जैसे अगर 4 मेरा यहाँ पे है तो 4 में अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 आता है, यानी मेरे को बराबर लाने के लिए कम से कम 1 से गुना करना पड़ेगा। अगर मेरे को ज़्यादा लाना है तो 1 से थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा, जैसे 4 में 1.2 से गुना करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, सही है, ये ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर आप 4 में मल्टीप्लाई करते हो 1 से छोटा से, तो ये जो वैल्यू आता है वो 4 से छोटा आ जाता है, जो मेन वैल्यू है। आई बात समझ में अब? तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये √3/2 है। √3 का वैल्यू होता है 1.372 और 2 नीचे है, तो ऊपर 1.372 है, नीचे है 2, तो कौन बड़ा? 2 बड़ा। तो ऊपर कम और नीचे ज़्यादा, तो क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे ये जो 1/2 था वो क्या था? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर किसी नंबर में गुना करते हैं तो वो वैल्यू को छोटा कर देता है। यानी इस केस में 25 से क्या आएगा? छोटा वैल्यू आएगा। इस केस में भी 25 से क्या आएगा? छोटा वैल्यू आएगा, क्योंकि देखो ऊपर 1 है और नीचे है 1.414, तो यहाँ पे भी प्रॉपर हो गया। 1/2 है, यहाँ पे भी प्रॉपर हो गया। तो इन तीनों कंडीशन में जो बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है फ्रैक्शन, वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन किसी भी नंबर को क्या कर देता है? छोटा कर देता है। अरे बोलो ना यार, छोटा कर देता है, कर ही देता है। और इससे क्या जानकारी मिलती है? इससे जानकारी ये मिलती है बच्चों कि सबसे मैक्सिमम काम कब होता है? जब थीटा का वैल्यू कितना होता है? 0 डिग्री। और ये सब देखो, ये सब में प्लस पॉजिटिव आ रहा है, कहीं पर भी निगेटिव आपको नजर नहीं आएगा। तो ये सब पॉजिटिव वर्क के उदाहरण है। बस फर्क क्या है केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 में? 2 केसेस बताया पॉजिटिव वर्क में। एक में बताया कि जब 0 एंगल होता है तो वहां पे सबसे मैक्सिमम वर्क होता है, क्योंकि वहां पे जो आंसर आ रहा था बच्चों वो 25 आ रहा था, 25। लेकिन इन सभी केसेस में 25 से छोटा आएगा, सबसे छोटा नहीं, मतलब 25 से छोटा आएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन है, आगे प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हुआ है। और ये बात सत्य भी होनी चाहिए ना लॉजिकली। ये तो न्यूमेरिकली मैंने प्रूफ कर दिया, देखो छोटा आ रहा है। 25 में √3/2 से गुना करके देखो, एकदम 25 से छोटा आएगा। यहाँ पे लॉजिकली थोड़ा सोचते हैं, अगर मेरा फोर्स इधर ही लगता, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क होता फुल्ली एफर्ट से, है ना। मेरे को जाना है पाली की तरफ, या मेरे को किसी एक डायरेक्शन में जाना है और मैंने उधर ही बल लगाया तो प्रॉपर वर्क होगा। मेरे को जाना है एक खास डायरेक्शन में और मैं उधर न लगा करके थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके लगा रहा हूँ बल, थोड़ा उधर भी लगा रहा हूँ बट प्रॉपरली नहीं लगा रहा हूँ, तो काम उधर मैक्सिमम कैसे होगा? तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम काम कब होता है? 0 डिग्री पर। क्वेश्चन आ सकता है कुछ भी, तो एकदम बारीकी से बताया गया है। अगर कोई भी सवाल हो आप कमेंट करो, अगर उसमें कुछ डाउट होगा तो एक वीडियो बना देंगे उसके लिए स्पेशल, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कोई डाउट होगा। मैथमेटिक्स सिर्फ थोड़ा बेसिक्स आपको जानकारी होनी चाहिए, अगर उसमें दिक्कत है तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका भैया कौन सा? पॉजिटिव वर्क। अब बात करते हैं अगले वर्क की, जिसका नाम क्या है? निगेटिव वर्क। चलिए अब बात करते हैं निगेटिव वर्क का। निगेटिव वर्क पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, निगेटिव वर्क ये कब होता है? ठीक है, तो ये कब होगा? जब यहाँ पे कोई गाड़ी है, ये गाड़ी आपकी हो गई, और इस गाड़ी को, है ना, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो मान लीजिए इधर हो रहा है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, और इसको आप खींच रहे हो पीछे की तरफ, ऐसे खींच रहे हो या फिर ऐसे खींच रहे हो, तिरछा खींच रहे हो, लेकिन पीछे की तरफ खींच रहे हो, दोनों में हो जाएगा फिर। लेकिन मैं एक ही केस इसमें ले रहा हूं तो समझ में तो आ ही जाएगा। जैसे पॉजिटिव में 2 था ना, कि एक तिरछा खींच रहा था, एक इधर खींच रहा था, वैसे ही इसमें भी हो जाएगा, बट एक केस से आपका काम चल जाएगा। देखिए फोर्स जो है उधर लग रहा है, फोर्स जो है वो इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों इधर हो रहा है, बड़ा सिंपल सा है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो इधर हो रहा है। मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे निगेटिव वर्क कैसे होगा, तो थोड़ा समझना पड़ेगा फिर से मैथ्स में। अगर फोर्स इधर लगा रहे हो और ये पॉइंट है और इधर डिस्प्लेसमेंट आपका हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा। अब बोलोगे सर 0 डिग्री भी तो ऐसा ही था, फिर से गड़बड़ खा गए आप। क्या?
उसमें ओवरलैप कर रहा था, एक यहाँ पे था और एक इसी पर था, एक इधर है तो एक इधर है, तो यहाँ पर इस केस में जो वैल्यू होगा वो 180 डिग्री होगा। तो वर्क डन जो होगा, वर्क डन आप जब निकालोगे इस केस में तो क्या लगाओगे, एफ एस कॉस थीटा, और एफ के जगह पे मान लो कुछ भी रखोगे, एस के जगह पे कुछ भी रखोगे, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, कॉस तो कॉस ही रहेगा, थीटा के जगह पे क्या होगा बच्चों 180 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और एंगल 180 ही है, तो या तो दिया रहेगा 180 या तो अपोजिट डायरेक्शन रहेगा, तो समझ लेना कि 180 है, छुपा हुआ उस क्वेश्चन में। तो ये एफ हो जाएगा, ये एस हो जाएगा, और इनटू 180 का मान कितना होता है -1, यानी माइनस एफ एस हो जाएगा। तो वर्क डन जो होगा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस एफ एस मतलब फोर्स एंड द एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। कुछ भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो, अगर पीछे माइनस लग जा रहा है मतलब ये कैसा वर्क है, निगेटिव वर्क है। आई बात समझ में? तो इस केस में जो है वो निगेटिव वर्क होता है, ये आपको पता चल चुका होगा, बहुत ही सिंपल वे में आपको बताया गया है। कोई तकलीफ है यहाँ पर? ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं, अगला जो है थर्ड नंबर जीरो वर्क। बात करते हैं थर्ड नंबर वर्क, जिसका नाम है जीरो वर्क। तो वर्क होगा ही नहीं तो जीरो वर्क होगा। तो एक तो सिंपल वे में होता है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर आपका दिया हुआ है, अगर इसमें एफ जीरो हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट तो अपने आप जीरो हो जाएगा। और अगर आपने एफ कुछ ना कुछ लिया हुआ है, मानते हैं ऐसा होता है कभी कभी, दीवार को धक्का दीजिए, बहुत सारा बल लगा दीजिएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट आपका अगर जीरो हो जाता है तो इस तरह के वर्क को क्या बोलते हैं, जीरो वर्क बोला जाता है। यानी यहाँ पर जो वर्क होगा वो जीरो जूल होगा। बोलिए हाँ या ना? बोलेगा सर यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं। एक और केस है क्या इसमें, या कुछ और है तथ्य इसमें छुपा हुआ? बिल्कुल है, ध्यान से सुनिए। अगर मैं यहाँ पर वही खिलौने वाली कार फिर से ला देता हूँ तो क्या होगा, अगर मतलब ऐसा मान लेते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट हम इधर चाहते हैं, ठीक है ना, हम चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट गाड़ी का इधर हो, है ना, और हमने एक रस्सी बांधी हुई है इसमें, और रस्सी से इसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, एकदम परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, क्या वर्क होगा? वर्क अब नहीं होगा, इस डायरेक्शन में वर्क नहीं होगा, ऊपर होगा फिर। और जब ये ऊपर डिस्प्लेसमेंट होगा तो फिर तो वही हो जाएगा, जिधर मोशन है उधर ही फोर्स लग रहा है, तो पहला केस पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं, है ना। अगर इधर वर्क की बात हो रही है, इधर इधर जाना है, बल उधर लगा रहे, तो यहाँ पर जो एंगल है बच्चों वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। क्या है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर जो वर्क डन आप निकालोगे वो कैसे निकालोगे, एफ एस कॉस थीटा। अब यहीं पे आपको समझना होगा क्या न्यूमेरिकल में जो दिया रहेगा कि वो ऊपर की तरफ लेके जा रहा है ना, और फोर्स भी उधर ही लगा रहा है, तो वर्क तो होगा उधर। लेकिन जब हमको वर्क चाहिए होगा इधर, है ना, डिस्प्लेसमेंट इधर कहीं पे और बल उसको परपेंडिकुलर लगा रहे ऊपर की तरफ, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका एफ, ये हो जाएगा आपका एस, और कॉस थीटा के जगह पे होगा कॉस 90, है ना। एफ वहीं पे छोड़ देंगे, एस वहीं पे छोड़ देंगे, और कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 0 0 0। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो एफ एस में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0। यानी यहां पर भी वर्क डन जो होगा वो 0 जूल हो जाएगा। अभी भी सवाल एक आएगा कि भाई एक आध एग्जाम्पल बतलाओ डेली लाइफ से जहां पर वर्क डन जो है वो 0 होता है। बात करते हैं कि एग्जाम्पल की जिसमें वर्क डन 0 होता है। देखिए बड़ा सिंपल सा है, आपको पता होगा बीच में होता है सन और इसके चारों तरफ परिक्रमा करता है कौन, प्लैनेट्स। तो ये प्लैनेट्स हो गए। तो यहाँ से ये सन जो होता है वो उस पर बल लगाता है, कहाँ से, सेंटर से। सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा होगा आपने, या ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्लैनेट का मोशन इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे तो ऐसे मूव नहीं ना रहा है, इस पॉइंट पे ऐसा होगा इधर, ठीक है। अगर मैं प्लैनेट यहाँ पे आ जाएगा अगर, तो यहाँ से जब इसको ऐसे मिलाएंगे तो इसका मोशन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। देखो बड़ा सिंपल। तो अगर आप ध्यान से देखोगे और आपने सर्कल पढ़ा हुआ होगा, है ना, तो रेडियस जो होता है और जो टेंजेंट होता है वो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 का, है ना। ये पढ़ना है थ्योरम। तो 90 डिग्री पर देखो यहाँ पे साफ साफ बना रहा है। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा, वर्क डन वो फिर से तुम आप लगाओगे क्या, एफ एस कॉस थीटा, है ना। तो ये एफ एस तो जो भी है वो रहेगा, और कॉस क्या हो जाएगा बतलाइए,
90, तो ये हो जाएगा Fs और cos 0 मतलब cos 90 0 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 0 जूल वर्क हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा आंसर है, बोलो यस और नॉट। समझ में आया होगा मुझे जहाँ तक लगता है, यानी प्लैनेट्स को वर्क करना नहीं पड़ता है ना, वो आराम से चलते रहते हैं। इसलिए जो सैटेलाइट होते हैं ना, उनको ले जाने का, वहाँ पे कक्षा में स्थापित करने का वही खर्चा होता है, उसके बाद फिर खर्चा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे तो अपने आप ही मूव कर रहे हैं ना चारों तरफ। ठीक है, इसी बेसिस पे काम होता है, क्योंकि 0 जूल वर्क हो रहा है, तो वर्क ही अगर 0 हो रहा है तो उसके लिए फोर्स भी 0 चाहिए, और फोर्स 0 चाहिए तो फिर कुछ खर्चा ही नहीं है ना। फोर्स सप्लाई करने के लिए ही तो तामझाम होता है ना। अगर आपके ही शरीर को फोर्स की ज़रूरत ना पड़े, ऐसे ही आप काम करने लगो, है ना, बिना एनर्जी के काम करने लगे, तो फिर आप खाना क्यों खाओगे? सिंपल सी बात है। और खर्चा कहाँ पे है? खाना में ही है। खाना खाते हैं तो बीमारियां होती है, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो ये एक उदाहरण हो गया क्या, 0 वर्क का, बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, इस वीडियो में छोड़ देते हैं, मात्र इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ।